हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। आज की वीडियो में हम जो जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे हेडिंग जो है वो है आपके पास एचपी टेट केमिस्ट्री के लिए मैराथन क्लास आपकी, ठीक है। सो एज यू ऑल नो दैट कि जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनका पेपर बहुत ही नज़दीक आने वाला है। मैंने फुल सिलेबस जो है वो तो चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो आपने देखा होगा, आई होप आपने रिवीजन भी करी होगी एंड आपने क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करा होगा। फिर भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी कुछ एक दिन बचते हैं, ताकि आपने कुछ कुछ जो टॉपिक छोड़े हैं, कई बार क्या लगता है दैट कि एक पर्टिकुलर टॉपिक किसी के लिए इजी होता है, किसी के लिए डिफिकल्ट होता है, तो वो उसको छोड़ देता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन से जैसे चैप्टर वाइज हमने चैनल पे अपनी सीरीज बनाई हुई है केमिस्ट्री के लिए, वैसे ही चैप्टर वाइज आपके साथ टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा। दैट कि मैं कुछ एक मेंशन करूंगी बीच में चीज़ें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दैट अगर आप कुछ छोड़ना चाहते हो तो वो भी साथ साथ में मैं आपको बताती रहूंगी, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी आज की क्लास ये। तो पूरी मैराथन क्लास है, मैं ट्राई करूंगी कि पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है एचपी टैट के लिए जो चैनल पे अपलोड किया गया है उसको मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहले हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसमें क्या है, क्योंकि बच्चों को केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगती है, स्पेशली फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसमें उसका मुश्किल लगने का रीज़न क्या रहता है, हमारे पास लगने का रीज़न रहता है हमारे पास कि आपको पीरियोडिक टेबल का आइडिया ही नहीं है। एक तो अब न्यू सीबीएसई का पैटर्न ही ऐसा आया कि उन्होंने अपने सिलेबस में से पीरियोडिक टेबल को ही हटा दिया है, ठीक है। ये तो वही बात होगी कि आपको इंग्लिश सीखनी है बट एबीसी वाला चैप्टर कट कर दिया उन्होंने। सेम वही बात है केमिस्ट्री की भी कि पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री की एबीसी है। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने पीरियोडिक टेबल को कट करा है, बट जो हमारी हिमाचल गवर्नमेंट है, एग्जाम का जो पैटर्न है, उनका सिलेबस है वो वही है, पुराने वाला ही है। तो हमें पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से करना है। तो जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टॉपिक है उसको किसी भी हालत में आप ये नहीं सोच सकते कि मैं उसको छोड़ दूं। उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपके आराम से बनेंगे, ठीक है। और एक बात मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ दैट कि अभी तक अगर आपने नॉर्मल पढ़ा है दैट कि हाँ ये चैप्टर पर आज वाली अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपके 25 प्लस मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे। आराम से आप 25 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओगे। देखो, बाकी रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस का मैराथन भी मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी लेके आऊंगी। बट मेरे को ये लगता है दैट कि कॉन्सेप्ट क्या है वो गिने चुने ही है, बार बार वही सारे रिपीट करते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने वो प्रेजेंट करेंगे तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पे दैट कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो आपने देखा होगा जो भी मैंने सीरीज बनाई है तो उसमें सबसे पहला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में ही आपको करवाया है। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हो, इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से ये बिल्कुल बेसिक है केमिस्ट्री का। अगर आप ये छोड़ के जाते हो, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है, देखो आपको मैं श्योरिटी दिलवाती हूँ, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी अगर आप सीरीज को देखते हो आप बहुत कुछ कर जाओगे केमिस्ट्री में, ठीक है। जितना टाइम आप जीके के लिए वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जीके में बहुत सारे टॉपिक है, इतना पढ़ना पड़ेगा तब जाके 30 मार्क्स का होगा। बट केमिस्ट्री में क्या है, फिक्स टॉपिक है, आप अगर वो पढ़ के जा रहे हो तो वो 30 मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं जाएंगे। दैट्स वाई मैं हमेशा एचपी टाट वालों के लिए जो सब्जेक्टिव पार्ट है उस पर फोकस करती हूँ, क्योंकि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है 90, ठीक है। जो अदर्स कास्ट वाले हैं उनके लिए कम है, बट हमारे पास जनरल को ही सभी के लिए कंसिडर करके चल रहे हैं हम, दैट की 90 मार्क्स वो आपको लेने ही लेने हैं। तो वो तो आपके सब्जेक्ट के ही है। मैथ्स तो इतना इजी होता है कि नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, तो बाकी बस ये फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो उसी पे मैं ज्यादा फोकस करती हूँ अपना, ठीक है। तो क्या है हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या बताया गया है, देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 साइंटिस्ट आए थे हमारे पास, कौन कौन से, डोबेराइनर, ठीक है। दूसरे आए थे हमारे पास न्यूलैंड्स, ठीक है, न्यूलैंड्स आए थे। उसके बाद तीसरे आए थे हमारे पास मेंडलीव, ठीक है। तीसरे कौन से आए थे, मेंडलीव, ठीक है, मेंडलीव्स आए थे हमारे पास। तो ये तीनों साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करने की ट्राई करी। तो इन तीनों साइंटिस्ट का अगर हम प्रिंसिपल देखें, ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब है कि इन्होंने किसको बेस माना था। तो इनका जो प्रिंसिपल था वो था अटोमिक मास,
ठीक है। इनका प्रिंसिपल क्या था? एटॉमिक मास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टर्म, दैट किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं कि इन तीनों साइंटिस्ट ने किसको बेस माना था। तो किस टर्म को बेस माना था? इन्होंने एटॉमिक मास को बेस माना था, ठीक है। तो डोबेराइनर के इन्होंने ट्राइड्स की बात करी थी कि दैट एलिमेंट को 3-3 के ग्रुप में अरेंज करने की ट्राई करी थी। उसके बाद न्यूलैंड्स आए थे। न्यूलैंड्स का ऑक्टेव होता है, तो ऑक्ट मींस 8, तो इन्होंने 7 के ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज करा, दैट कि एवरी 8th एलिमेंट जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होगी। देखो अभी मैं डिटेल में करवाने लग जाऊंगी, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा बताती जा रही हूँ। डिटेल में देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, वहां से आप देख सकते हो। कुछ एक जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी वो मैं साथ साथ मेंशन करती जाऊंगी। जैसे हमारे पास न्यूलैंड है, न्यूलैंड के टाइम तक 56th एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके थे। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दैट कि जब न्यूलैंड का ऑक्टेव आया था तब कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे? तो कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे? 56th एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला था दैट इसके बाद एलिमेंट नहीं आएंगे, तो हमारे पास 100+ एलिमेंट हो चुके हैं, तो इनकी लिमिटेशन आई थी। उसके बाद जो मेंडलीव है, इनके टाइम तक 63rd एलिमेंट जो है हमारे पास डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है, डिस्कवर हो चुके थे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर ये बना है तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन सकता है कि 63rd एलिमेंट मेंडलीव के टाइम तक डिस्कवर हो चुके थे। तीनों ने ही बेस किसको लिया था? एटॉमिक मास को लिया था। तो एटॉमिक मास को अगर बेस लिया था तो लिमिटेशंस आती रही इनकी, ठीक है। बाकी अगर मैं मेंडलीव्स की बात करूं तो मेंडलीव्स ने क्या था कि ऑलमोस्ट इन्होंने पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो अरेंज कर दिया था, कुछ एक ऐसे टेबल्स की फॉर्म में, है ना। तो जो ये चीजें थी हमारे पास, ये इनको इन्होंने बोला था हॉरिजॉन्टल रोज। क्या बोला था? हॉरिजॉन्टल्स रोज, ठीक है। और जो ये नीचे की तरफ थे, नीचे की तरफ थे, नीचे की तरफ थे, इनको इन्होंने बोला था वर्टिकल कॉलम, ठीक है। वर्टिकल कॉलम बोला था इन्होंने। किससे बोला था? मेंडलीव ने, ठीक है। तो ये सारी बातें आई मेंडलीव्स के। उसके बाद हमारे पास आता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहली बात तो यही आती है, दिया किसने है ये, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपके पास दिया किसने है? तो किसने दिया था ये? हेनरी ने, हेनरी मोजले ने, ठीक है। किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो इससे याद रखो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एम फॉर मोजले, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हेनरी मोजले ने लिया था। तो इनका जो बेस था, इनका जो प्रिंसिपल था वो क्या था? इनका जो प्रिंसिपल था वो एटॉमिक नंबर था, रेदर देन एटॉमिक मास। तो इनका जो प्रिंसिपल था वो क्या था? एटॉमिक नंबर था इनका जो प्रिंसिपल था, ठीक है। क्या था? एटॉमिक नंबर था हमारे पास इनका जो प्रिंसिपल था। तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है हमारे पास, दैट की जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो किसके ऊपर बेस्ड है? तो किसके ऊपर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर के ऊपर आपका बेस्ड है, ठीक है। जैसे इन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज और कॉलम की बात करी थी, तो इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में उनको अलग अलग नाम दे दिया, ग्रुप्स एंड पीरियड, ठीक है। ग्रुप्स एंड पीरियड। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है दैट हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन अ पीरियोडिक टेबल्स। तो कितने ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास? 18। टोटल ग्रुप कितने प्रेजेंट है हमारे पास? 18। एंड हाउ मेनी पीरियड्स? पीरियड्स आर 7 पीरियड्स आर प्रेजेंट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, कुछ एक आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन विद दिस, एक्चुअली ड्राइंग बड़ी खराब है मेरी ऐसे। तो ये जो है ये सारे पीरियड आपके, ठीक है। ऐसे करके इस तरफ पीरियड, और इस तरफ को जब हम चलते हैं, इस तरफ को चलते हैं हम, जिसको हमने क्या बोला था? मेंडलीव ने बोला था हॉरिजॉन्टल रोज। तो वो हमारे पास 7 होती है एंड ग्रुप्स आर 18, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। अब अगर आपको याद होगा दैट मैंने एलिमेंट्स को याद करवाया है आपको कि कैसे याद करना है, ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज, ठीक। पीरियड वाइज नहीं करवाया, ग्रुप वाइज याद करवाया है आपको, ब्लॉक वाइज, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो सभी एलिमेंट्स को याद करवाया है। तो प्लीज उस वीडियो पे जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां पे आपको बताया गया, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कुछ एक ग्रुप है हमारे पास, जैसे कि जैसे हमारे पास आता है सबसे पहले ग्रुप नंबर 1, ठीक है। कौन सा ग्रुप आता है? ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, एंड उसके बाद आएगा आपका 15, देन 16, 17 एंड 18। तो ये हमारे पास ग्रुप हैं। तो इनके बारे में पूछा जाता है, इनके नेम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ग्रुप नंबर 1 को बोला जाता है अल्कली मेटल्स,
ठीक है। ग्रुप नंबर 1 को क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 2 को बोला जाता है अल्केलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 15 को बोला जाता है पी निकोजन, क्या बोला जाता है, पी निकोजन। ग्रुप नंबर 16 को बोला जाता है चैल्कोजन्स। ग्रुप नंबर 17 को बोला जाता है हैलोजन्स। और ग्रुप नंबर 18 को बोला जाता है नोबल गैसेस या फिर इनर्ट ग्रुप, जीरो ग्रुप या इनर्ट गैसेस का जो ग्रुप होता है, ठीक है, ये हैलोजेंस। देखो 15 जो ग्रुप होता है ये नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, तो नाइट्रोजन से आप निकोजन याद रख सकते हो, पी निकोजन, ठीक है। 16 इज अ ऑक्सीजन फैमिली। चैल्कोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्म ऑक्साइड फॉर्म करता है हमारे पास, ठीक है। क्या फॉर्म करता है ये हमारे पास ऑक्साइड फॉर्म करता है। उसके बाद हैलोजेंस को हैलोजेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्म करता है, लाइक NaCl ना, NaCl, तो NaCl इज अ सॉल्ट, तो ये सॉल्ट फॉर्मिंग है, इसीलिए इनका नाम हैलोजेंस है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपके पास प्रेजेंट होता है, देखने को मिलता है पेपर में, तो इन सारी चीजों को आपने अच्छे से देखना है, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 3, 15, 16, 17, 18, है ना, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट कि आपको कोई एलिमेंट दिया गया है कि लाइक सोडियम दिया गया है, तो उसका पूछा गया वो कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है और कौन से ब्लॉक में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो उसको आपको कैसे फाइंड आउट करना है, तो अब वो सीखते हैं हम, ठीक है। सो जो मैं चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आई होप आपने वो पढ़ ली होंगी। नहीं पढ़ी हैं, अभी टाइम है, तो आप उनको ज़रूर रिवाइज करिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस का मैराथन लेके भी मैं आ सकती थी, बट उससे आपको क्या है, क्वेश्चन का मैराथन अभी जो लास्ट का डेज होगा ना उसमें ले आऊँगी मैं, ठीक है। या मैं आज शाम सोच रही हूँ दैट कि ये आपको पहले सिलेबस करवा दिया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चंस का मैराथन हो जाएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग पहले सिलेबस को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है ना, अगर आपको सिलेबस की चीज़ें करते जाओगे ना, दैट फिर आपके लिए क्या होगा, आसान रहेगा, क्वेश्चन जैसा मर्जी प्रेजेंट हो जाए आपके पास, ठीक है। अब मैं बताने वाली हूँ दैट हाउ टू आइडेंटिफाई ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक, कि किस ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अपना सोडियम एलिमेंट लो, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, एक हम एलिमेंट लेंगे बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, एक हम एलिमेंट लेंगे स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, ठीक है, एटॉमिक नंबर 21। अब ये आपको याद करने पड़ेंगे, करे होंगे आई होप आपने, अगर नहीं करे हैं तो कर लेना, अदरवाइज मुश्किल है केमिस्ट्री, ठीक है। तो सोडियम इज एटॉमिक नंबर से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। बोरॉन इज 1s2 2s2 2p1, स्कैंडियम इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लॉक की बात की जाए, ब्लॉक लास्ट एलिमेंट किस ब्लॉक में जा रहा है, एस पे, तो सोडियम इज अ एस ब्लॉक एलिमेंट एंड बोरोन इज अ पी ब्लॉक एंड स्कैंडियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। अब बारी आती है हमारे पास पीरियड की, ठीक है, किसकी बारी आती है, पीरियड की। तो पीरियड के लिए आप देखोगे वैलेंस शेल, पीरियड के लिए क्या देखोगे आप, वैलेंस शेल, मतलब कि लास्ट शेल, तो ये फर्स्ट शेल होगी, सेकंड शेल होगी, थर्ड, तो कौन सा पीरियड हो गया, थर्ड। फर्स्ट सेकंड इज द लास्ट शेल, तो सेकंड इज द पीरियड। हेयर यहाँ पे क्या है दैट यहाँ पे मिस्टेक होने का डर रहता है, हम क्या देखते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट है, थर्ड ही होगी, वैलेंस शेल गलत हो जाएगा, बट वैलेंस शेल है हमारी फोर्थ, तो पीरियड कौन सा होगा, फोर्थ पीरियड, ठीक है। अब बारी आती है हमारे पास ग्रुप की, किसकी आती है, ग्रुप की। देखो ग्रुप अलग अलग मेथड है इसका, एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए, पी ब्लॉक के लिए और डी ब्लॉक के लिए। तो पहले हम करेंगे फॉर द एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में हम देखेंगे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस शेल ये है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ग्रुप नंबर 1 में सोडियम हमारे पास आता है, ठीक है। उसके बाद पी में भी हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी गलती होने के चांसेस है कि बच्चे देखते हैं ये हमारे पास पी ब्लॉक है, तो इसमें क्या है 2p है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट पीरियड, नो, दिस इज ऑल्सो अ वैलेंस शेल, ये भी तो वैलेंस शेल लिए हैं, क्योंकि सेकंड इज अ वैलेंस शेल, तो ये भी तो 2s है ना, तो वो भी वैलेंस शेल है, ये भी वैलेंस शेल है, तो 2 प्लस में 1 कितना होगा, 3, नो एक मिनट, हाँ 3 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसमें जब भी हम पी ब्लॉक एलिमेंट करते हैं तो 10 प्लस में 3 करते हैं, मतलब कि जो भी हम
हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसमें हमने 10 प्लस कर देना फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट। कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट हो उसके लिए पीरियड हमने ऐसे फाइंड करते हैं। अब बारी आती है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो वैलेंस शेल कौन सी है इसमें, फोर्थ, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब बिकॉज इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो हम डी के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी लिखेंगे। तो डी में कितने, 1, तो ये कौन से ग्रुप में आता है हमारे पास, थर्ड ग्रुप में। तो ऐसे आप ग्रुप और पीरियड और ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हो। तो ये हमारे पास जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपका सबसे पहला चैप्टर था, उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करे। तो आई होप आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया है। बीच में से किसी भी एक टॉपिक को अगर छोड़ा है, टाइम है, उसको पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, और साथ में मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं तो उनको भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। आपने अगर मेरी सीरीज जो बनाई है उसको अच्छे से फॉलो किया है, हर एक चैप्टर को करा है, उसके बाद क्वेश्चंस को करा है, 25 प्लस मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको एश्योरिटी दिलवा रही हूँ, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, अगर नहीं करा है तो जो जिन जिन बातों पे मैंने ध्यान दिया उनको आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। तो सेकंड जो चैप्टर मैंने डिस्कस करवाया है आपके पास, वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है। सेकंड जो चैप्टर है वो कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इसके बारे में, दैट एटम को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स को समझाने जा रही हूँ, तो उसको अच्छे से करना है आपने, छोटी छोटी जो चीज़ें उसको अच्छे से समझना। अगर वो समझ जाओगे, आगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल उसको भी समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कैसे, अब वो कैसे कैसे आया वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इतना आपको पता होगा, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये तो पता ही होगा कि ऐसा एटम का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, जो ये न्यूक्लियस है हमारे पास, न्यूक्लियस है, इसमें कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, और जो ये शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं दैट इज योर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रॉन। तो P फॉर प्रोटॉन्स एंड P फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। एंड हाउ मच चार्ज, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, तो इतना चार्ज होता है, इतना ही नेगेटिव चार्ज है और इतना ही पॉजिटिव है। ओवरऑल एटम जो है वो होता है न्यूट्रल, ठीक है। बात आती है इनकी डिस्कवरी की, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी है जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी है जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी पे है काफ़ी सारा, तो ये करी है ई गोल्डस्टीन, और कई जगह इनके रदरफोर्ड भी लिख देते हैं वो, ठीक है, रदरफोर्ड। और जो रदरफोर्ड है इनको फादर ऑफ न्यूक्लियस भी बोला जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियस भी बोला जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपने अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। इनको क्या रखना है, याद रखना है आपने, राइट। अब अगर हम बात करें दैट कि हमारे पास जो होता है ना, देखो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो जो भी कोई चीज मूव कर रही है विच मीन्स वो कैसी होगी, लाइट वेट। इलेक्ट्रॉन्स आर क्या होंगे, लाइट वेट, मतलब उनका मास क्या होगा, कम, क्योंकि वो तभी मूव कर पा रही है, विच मीन्स जो प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो, ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है ना, इलेक्ट्रॉन का मास वो अप्रोक्सीमेटली 1/1800 टाइम्स होता है किसके, मास ऑफ प्रोटॉन के, मास ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन्स के। तो हमारे पास तो ये भी कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन्स के। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, दैट कि उसके अंदर है क्या चीजें, कैसे कैसे आप देखते हो इन चीजों को, ठीक है, किसने कौन सी चीज जो है वो डिस्कवर करी है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए।
मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 1 अपॉन में 1800 टाइम्स लिखा है ना, एनसीईआरटी की बुक में 1 अपॉन में 1800 टाइम है, बट कई बार 2000 भी कर देते हैं। तो ऑप्शन में आपको जो भी इन दोनों के नियर बाय ऑप्शन मिलेगा वो आप उसको राइट आंसर करोगे, ठीक है। 1900 तो नहीं आएगा, 1800 या 2000 में से एक आएगा, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1800 लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो 1/1800 टाइम्स है मास ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। अब हमें समझनी है एक्चुअल में केमिस्ट्री की, इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री क्या है हमारे पास, ठीक है। ये एटम तो आपको पता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी पता है, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी डाल्टन ने, ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता होंगी। अब हमारे पास आता है कि एक्चुअल में केमिस्ट्री क्या है, क्यों इलेक्ट्रॉन लूज गेन ये सारी चीजें क्यों हो रही है, तो वो हम देखने वाले हैं। जो मैंने ये चीजें बताई इसको इंपॉर्टेंट मेंशन करके रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है और इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है दैट की विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो सब एटॉमिक वो कौन से पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो हमारे दिमाग में तो यही चीज रहती है दैट की सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए ही वो देंगे और आप झट से उसको आंसर करोगे, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है इन अ न्यूक्लियस नॉट अ एटम। न्यूक्लियस में पूछा, तो न्यूक्लियस में कौन कौन से हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी शेल्स में, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे छोटी छोटी, इसको आपने अच्छे से कर लेना है रिवाइज, अगर अभी तक नहीं करा है आपने। बाकी अब देखो आगे की केमिस्ट्री हम समझते हैं। अब है हमारे पास दैट की मैंने ये बताया ना आपको कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है हमारे पास, दैट कि ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव और नेगेटिव में होती है अट्रैक्शन। जितना क्लोज होगा उतनी अट्रैक्शन होगी, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। डिस्टेंस जो है ये तो आपको खुद को भी पता ही है, डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन, ठीक है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम अट्रैक्शन होगी। होता है ना, जैसे वो टॉय मैग्नेट होती है हमारे पास, ऐसे होती है ना, वो ब्लैक सी देखी तो होंगी सभी ने, टॉय मैग्नेट होती है, ठीक है। तो वो अगर इतनी दूर होंगे कोई अट्रैक्शन नहीं होती, जैसे 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 क्लोज लेके आएंगे वो अट्रैक्ट करती है। तो विच मीन्स डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन। एक आप यहाँ से भी आइडिया ये भी बोल सकते हो कि साइज जो है, क्योंकि जितना बड़ा साइज होगा उतना अट्रैक्शन हो, उतना डिस्टेंस होगा। इसका साइज इतना है, इसका साइज इतना है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है आपने। जितने भी ट्रेंड्स के क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अब हम समझते हैं दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एचपी टैट एग्जाम, जहां से पक्का 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 क्वेश्चन आता है, चाहे वो मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो, एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का रहेगा, उसके बाद दो भी बना देते हैं वो, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है, देखो एटॉमिक नंबर लिखेंगे हम कि एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, ठीक है। हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, जिसको मैं जेड से डोनेट करती हूँ, ठीक है। किसी का भी एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, साथ ही में मैं यहाँ लिख देती हूँ एटॉमिक मास, जिसको मैं ए से डोनेट करती हूँ। मैं नहीं, मतलब बुक्स में ऐसे डोनेट किया जाता है। सो एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम, इन अ न्यूट्रल एटम। कि अगर हमारे पास न्यूट्रल एटम है तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोला जाता है उसका एटॉमिक नंबर। दैट फॉर एग्जांपल सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, तो विच मीन्स सोडियम कंटेन 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन, बिकॉज सोडियम इज अ न्यूट्रल हेयर। न्यूट्रल का मतलब कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ न्यूट्रल एटम, ठीक है। अब हमारे पास एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो इसको हम ए से डोनेट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर, और ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है उसका फॉर्मूला है मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर,
ठीक है। अब एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है हमारे पास कि लेट्स से कोई एलिमेंट है, नीचे उसका एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर उसका मास नंबर होता है। लाइक सोडियम, एटॉमिक नंबर इज 11, मास नंबर इज 23। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 12। तो 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो सोडियम में प्रेजेंट होते हैं आपके पास। ठीक है, ये जो मैंने चीजें बताई ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। अब मैंने ये न्यूट्रल की बात क्यों करी, देखो इस चीज को समझते हैं आप। अब जैसे मैंने लिखा सोडियम प्रोटॉन, ठीक है, क्या लिखा मैंने, सोडियम प्रोटॉन नहीं सोडियम कैटायन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एटॉमिक नंबर तो इसका 11 ही रहेगा बिकॉज जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, वो कहीं पे नहीं जाते। तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, वो तो कितने हैं 11 ही है। बट अगर कोई पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हैं, यहाँ पे वो 10 रह चुके हैं। क्यों? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो 10। तो अब ये न्यूट्रल एटम नहीं रहा, तो अगर ये न्यूट्रल एटम नहीं रहा तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे न्यूट्रल एटम मेंशन किया गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स तभी होंगे अगर न्यूट्रल है, अदरवाइज एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये रहा। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट ये आता है दैट देखो ये 3-4 चैप्टर है आपके बेसिक्स, अगर इसको अच्छे से कर लेते हो ना, आगे वाले तो थ्योरी है सारी, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, थ्योरी 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 है। एसिड बेस में सारी थ्योरी है, मेटल नॉन मेटल में सारी थ्योरी है, एंड रिएक्शन वाला जो पार्ट है उसमें भी थ्योरी है विद आप कैसे याद कर सकते हो वो अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, बेसिक चैप्टर जो समझने वाले हैं वो ज़्यादातर यही है आपके। ठीक है, अब मैं बताने जा रही हूँ दैट आपने सुना होगा कि जो कैटायन होता है, कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन इज लेस देन साइज ऑफ एनायन होता है आपके पास। क्या होता है, मतलब कि साइज ऑफ कैटायन इज लेस देन साइज ऑफ पेरेंट एटम, लेस देन पेरेंट एटम। ऐसा क्यों? कि जो सोडियम पॉजिटिव होगा उसका साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू सोडियम, मतलब किसी के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा उसका साइज उतना छोटा होता जाएगा। और रीजन देखते हैं इसका क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसका एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 10। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11। अब स्ट्रक्चर बनाए इसका, यहाँ पे प्रोटॉन तो 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, यहाँ पे भी 11 है और बाहर भी 11 है, तो इक्वल अट्रैक्शन है। अब अंदर वाले पे जो प्रोटॉन है वो बंदे ज्यादा हो चुके हैं, अंदर अंदर ज्यादा हो गए, तो ये अंदर की तरफ को साइज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो साइज को अट्रैक्ट करके दैट मीन्स इसका साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और जो अनायन होता है, कोई भी अनायन है उसका जो साइज है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू इट्स पेरेंट एटम, मतलब किसी के ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा वो उतना बड़ा होता जाएगा एज कम्पेयर टू इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं 2 नेगेटिव लगा दूं, यहाँ नेगेटिव लगा दूं, यहाँ पे ए, तो ये रहेगा हमारे साइज का ऑर्डर। अब इसका रीजन क्या है आप देख सकते हो, मतलब पिछली क्लास में भी ऐसे आप रीजन लगा के भी देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब वो टॉपिक आता है दैट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, जिसमें बताया गया है कि ये तो जरूर 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 आएगा, तो वो है हमारे पास दैट इज योर, सबसे पहले तो आता है आइसोटोप, आइसोटोप्स, आइसोबार, पहले इन दोनों को पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट 2 को, इसको आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो केमिस्ट्री में जहाँ पे भी आइसो वर्ड आता है विच मीन सेम सेम, तो इसमें देखो यहाँ पे क्या है बार, बार से आप याद रखोगे भार हिंदी में, तो भार होता है वेट, और वेट को बोला जाता है केमिस्ट्री में मास। तो ऐसे 2 एटम्स आयंस जो भी है हैविंग सेम एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक मास क्या होगा सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा डिफरेंट, उनको क्या बोला जाएगा आइसोबार। देखो फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ यहाँ पे, ये लिखूँ मैं तो 13 होगा, ये होता है हमारे पास आर्गन एंड कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 14, मास नंबर 14। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर इसका 18 है, इसका 20 है, बट मास नंबर इसका भी 40, इसका भी 40, विच मीन्स बोथ आर आइसोबार।
बोथ आर आइसो बार, क्योंकि इसमें मास नंबर सेम है। अभी अगर इसमें मास नंबर सेम है तो इसमें क्या हो जाएगा सेम, इसमें हो जाएगा सेम अटोमिक नंबर, सेम अटोमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के आइसोटोप H H H, अटोमिक नंबर इज 111, मास नंबर इज 1 2 3। तो देखो एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है, तो विच मीन्स ये आइसोटोप है। मास नंबर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो विच मीन्स ये तीनों क्या है, आइसोटोप है किसके, हाइड्रोजन के, ठीक है, हाइड्रोजन के क्या है, आइसोटोप। अगर अब देखो ये जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका मास नंबर 1 होता है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं, प्रोटियम। और ये जो ये होता है इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और जो ये होता है इसको बोलते हैं ट्रिटियम, ठीक है, ऐसे। अब जो ये ट्रिटियम आइसोटोप होता है ये होता है रेडियो एक्टिव इन नेचर, ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव इन नेचर, ठीक है, रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है हमारे पास ये, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव इन नेचर है, कौन सा है, ट्रिटियम। अब इसमें अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे, देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास और एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो 0, इसमें 1, इसमें 2, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ ड्यूटेरियम, तो कितने हैं न्यूट्रॉन्स, 1। ड्यूटेरियम का कोई कॉम्प्लेक्स अगर आपको पूछा जाए, हैवी वाटर D2O हैवी वाटर होता है हमारे पास, ठीक है, ये हैवी वाटर D2O हमारे पास। तो ये हो गया आइसोटोप के बारे में। एक तो ये एक ये आता है हमारे पास कोबाल्ट मेटल है, इसके जो आइसोटोप्स हैं वो कैंसर ट्रीटिंग में यूज होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है यूरेनियम, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। यूरेनियम आइसोटोप है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्शन में। मेडिकल वालों का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये वाला मेडिकल वालों का। तो इस मेडिकल के पेपर में कम से कम अगर मैं आइडिया लगाऊं 2012 से लेकर के 2025 जून तक जितने भी पेपर हुए, कम से कम 10 to 15 टाइम ये क्वेश्चन आ चुका है, कोबाल्ट आइसोटोप किसके ट्रीटमेंट में या कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सा आइसोटोप यूज होता है, तो कौन सा होता है हमारे पास, कोबाल्ट, ठीक है। तो ये है हमारे पास आइसोटोप और आइसोबार के बारे में। आपको वो 2 एग्जांपल्स दे देंगे ऐसे कि पहचानो ये आइसोटोप है या आइसोबार। तो सबसे पहले आप देखोगे एटॉमिक नंबर सेम है, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो आइसोटोप, अगर मास नंबर सेम है तो आइसोबार हमारे पास, ठीक है। और एक बात की, जो हमारे पास एटॉमिक आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सेम रहेगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है इसमें, सेम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहती है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि आइसोटोप में क्या डिफरेंट हो जाता है, मास तो डिफरेंट होता ही होता है हमारे पास। दूसरा है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो आइसोटोप है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको मास के बारे में नहीं बोला गया, उसे ऐसे लिखा है केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, क्योंकि ये तीनों तो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। बचा क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो जो इसकी अपीयरेंस है वो अलग अलग होती है। तो आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, बट केमिकल क्या होगी, सेम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको छोड़ने का रिस्क आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब अगर हम आगे चलें तो आगे आता है हमारे पास आइसोटोन्स। क्या आता है हमारे पास, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें क्या होगा, इसके नेम जैसे सजेस्ट कर रहे हैं हमें, इसमें क्या हो सकता है, आइसोटोन्स। तो इससे आपको क्या लग रहा है कि आइसोटोन में क्या होगा, आइसोटोन में देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, आइसोटोन में सेम होगा, सेम टोन से याद रखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटोप्स के ऊपर चार्ज नहीं होते। आप तो बोलोगे आइसोटोप में भी तो नेम सेम है ना, बट आइसोटोप्स के ऊपर चार्ज नहीं होता। जैसे ये हमारे पास Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव
O2 नेगेटिव, दीज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कैसे? दैट इसका जो अटोमिक नंबर है, देखो अटोमिक नंबर तो इसका 11 है, इसका 12 है, इसका 8 है, बट अगर मैं इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। इसका 12 है, 2 पॉजिटिव है, कितने बचे? 10। इसका 8 है, नेगेटिव चार्ज है, 2 गेन कर चुका है, 10 10 10 10। दीज ऑल आर अ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच मीन्स ये कैसे हुए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आता आइसोटोन्स, ये बहुत फेवरेट है, इसको आप मार्क करके रख सकते हो। एचपी टेट वालों का बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये। जैसे जैसे मैं लिखूँ, मैं लिखा कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है, 714 एंड 613, या कार्बन का आइसोटोप है ये हमारे पास। तो इसमें अगर हम देखें कि वो बोलेंगे कि द पेयर्स ऑफ एटम्स आर, क्या है ये? आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटोन्स। तो आप सबसे पहले देखो एटॉमिक नंबर सेम है, नहीं है तो आइसोटोप नहीं है। मास नंबर सेम है, नहीं है तो हमारे पास आइसोटोन भी नहीं है, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर सेम नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो यही बात ये वाली। अब इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, 13 माइनस 6 इज 7, 14 माइनस 7 इज 7, तो नंबर ऑफ न्यूटन्स आर सेम, नंबर ऑफ न्यूटन्स आर सेम, विच मीन्स दीज आर आइसोटोन्स। ठीक है, ये हमारे पास आइसोटोन है। तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट है एचपी टेट वालों का। तो इस टॉपिक को, इस जो पूरा टॉपिक है, इसको छोड़ने का रिस्क बिल्कुल भी मत लेना, इसको तो करके जाना ही जाना है आपने। ठीक है, ये बिल्कुल भी टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है, राइट। अब हम चलते हैं, कुछ एक प्रिंसिपल है हमारे पास, देखो मैंने उसको कैसे याद करा हुआ है, AHP करके, जैसे ACP होता है ना, उससे मैंने याद कर लिया, AHP। ठीक है, मतलब ये थोड़े से हायर लेवल के हैं, 11th 12th के, तो एक दो बार क्वेश्चन आया तो मैं बता देती हूँ इसके बारे में भी। ये हमारा आफ्बाउ प्रिंसिपल है, सुना तो होगा आपने, आफ्बाउ प्रिंसिपल है, और ये हमारा हंट्स रूल हो जाता है, ये हमारा हंट्स रूल हो जाता है, और P से हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है। तो आफ्बाउ रूल क्या बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। ठीक है, मतलब जैसे हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s 2s 2p 3s, ऐसे चलती है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद हंट्स बोलता है, लाइक हमारे पास 2p होता है, 2p में 3 होते हैं ना, 3 बॉक्सेस, ये बारे में तो आपको पता होगा ना। तो अगर 3 है तो जब तक सिंगल फील्ड नहीं हुए पेयरिंग नहीं होगी। ये बोलता है कि पेयरिंग अकर अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली फील्ड, जब तक सिंगल फील्ड नहीं होंगे तो पेयरिंग नहीं होगी। पॉली एक्सक्लूजन बोलता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का कभी भी सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है। तो क्वांटम नंबर वो तो हमने करा ही नहीं है, तो अभी करते हैं हम क्वांटम नंबर। तो ये 3 प्रिंसिपल थे, तो ये मैंने बता दिए, तो इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो AHP करके आप याद कर सकते हो इसको। ठीक है, अब हम करते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर द बेसिक एंड ऑल्सो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो जो ये क्लास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि मैंने जितने भी, जब से मैं अपना टैट की जो प्रिपरेशन है वो करवा रही हूँ ना, जो मैं जब ये क्लास लेके आती हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है बच्चों के लिए। बाद में बच्चों का मैसेज आता है दैट मैम ये वाली क्लास आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी, इसमें ऐसी चीज़ें थी कि जो मैंने छोड़ रखी थी मैंने करी और वही पेपर में देखने को मिली। तो बाद में उस चीज़ का रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, दैट्स वाई इस क्लास को अच्छे से देखना है आपने। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड इज azimuthal quantum number, and third is magnetic quantum number, and fourth one is spin quantum number, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, दैट द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन विच शेल इज प्रेजेंट, कौन सी शेल में प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, वो जैसे मैंने लिखा हो 4s,
5p ये लिखा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये जो आगे की चीज़ है इसको हम n से डोनेट करते हैं। तो हियर n इज इक्वल टू 4, हियर n इज इक्वल टू में 5। तो ये हमारे पास है कि वो 4th ऑर्बिट में प्रेजेंट है या 5th ऑर्बिट में प्रेजेंट है या 5th शेल में प्रेजेंट है, उसके बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। किसके बारे में? ऑर्बिटल्स के बारे में। दैट ऑर्बिटल्स का मतलब है कि हमारे पास s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है या f ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो इसको हम l से डोनेट करते हैं। तो l इज इक्वल टू 0 1 2 3 s p d f। तो फॉर द l इज इक्वल टू 0 विच मीन्स s, l इज इक्वल टू 1 p 2 d एंड 3f। आपको लिखा हो 4s। आपको क्वेश्चन आ गया राइट द वैल्यू ऑफ l। और l की वैल्यू क्या होगी? तो n इज इक्वल टू में 4, तो l क्या होगा? फॉर s ऑर्बिटल l इज 0। ये चीज लर्न करनी पड़ेगी आपको। और एक चीज जो l होता है, l इज ऑलवेज 1 लेस देन n, कि l जो होगा वो हमेशा n से छोटा ही होगा, एक छोटा जरूर होगा वो। लाइक आपके पास क्वेश्चन आया दैट ऐसे आपको लिखा गया है 3p, ठीक है, 3p लिखा गया है यहाँ पे, 3p लिखा गया है। तो उसने बोला है यहाँ पे बताओ n और l की वैल्यू। तो यहाँ पे n इज 3, l इज 1, क्योंकि p के लिए l 1 है। अब उसने लिख दिया कि आपके पास n इज इक्वल टू 3 है, तो बताओ l की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी? तो l की पॉसिबल वैल्यू 3 से छोटी 2 1 0 हो सकता है। 2 1 0 का मतलब है कि 3d भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है और 3s भी हो सकता है, 3f नहीं हो सकता है। Why? Because here n is equal to में 3 and l is equal to also 3 which is not possible। n और l कभी भी एक नहीं हो सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है, तो इस वाली चीज को आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन का मतलब है कि लाइक जो s है उसका एक ही ऑर्बिटल बनता है, p है उसके 3 ऑर्बिटल बनते हैं, d है उसके 5 ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है, f है उसके 7 ऑर्बिटल्स बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसके 7 ऑर्बिटल्स। तो हाउ वी कैन असाइन दैट कि इसका 1 ही होगा, इसका 3 है, इसका और नंबर में चल रहे हैं। देखो 1 3 5 7, तो कैसे? क्योंकि जो ml की वैल्यू होती है वो हमेशा -l से लेकर के +l तक होती है। फॉर s l इज इक्वल टू में 0, तो l 0 है तो ml भी क्या होगा? 0, बिकॉज नीचे दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, क्योंकि फॉर l नेगेटिव हो पॉजिटिव हो तो वो तो हमारे पास एक ही होगी, तो ml की वैल्यू एक ही है। अब अगर मैं लिखूं l इज इक्वल टू में 1, तो ml क्या होगा? -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा। तो L1 आया तो P ml की वैल्यू कितनी आई? 3। तो L1 किसके लिए होता है? P के लिए। तो P के कितने बॉक्स बनेंगे? 3। दैट्स वाई इसके 3 है, ऐसे इसके 5 और इसके 7 हमारे पास बॉक्स आते हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अगर इसमें 2 है तो इसमें 6 होंगे, इसमें 10 होंगे और इसमें कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं किसी पर्टिकुलर शेल में, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। शेल जैसे ऐसे बताते हो KLMN, ऐसे फॉर K 1 2 3 4, वो ऐसे पूछ लेंगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन M शेल। तो M के लिए n की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पे 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ। उसके बाद आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन में आपको स्पिन बतानी होती है, वो तो होती है हमारे पास +12 एंड -12। दैट इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉली एक्सिक्लूशन प्रिंसिपल बोलता था दैट कि किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, 3 सेम हो सकते हैं। लाइक 4s है, 4x के लिए हमारे पास इसका n भी सेम है, l भी सेम है, ml भी सेम हो जाएगा। बट जो स्पिन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो कभी भी सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकते। तो ये थे हमारे पास क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मैं आपको शेप्स के बारे में बता देती हूँ, कई बार उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो s ऑर्बिटल एक होता है तो एक ही शेप होगी स्फेरिकल। उसका p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल 3 थे तो 3 शेप्स होंगी उसकी, लाइक ऐसे, एक ऐसे, एक इस तरफ होती है।
तो इनको नाम दिया जाता है px, py एंड pz। और ये डम्बल शेप है, नेम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, डम्बल की तरह है ना, तो डम्बल शेप। डी ऑर्बिटल 5 होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। जैसे ऐसे बना दूँ मैं, ऐसे यहाँ पे एक्स वाई, फिर यहाँ पे वाई जेड कर देंगे, फिर यहाँ पे जेड एक्स कर देंगे, फिर उसके बाद होता है यहाँ पे एक्स वाई, फिर यहाँ पे एक्स जेड कर देंगे ऐसे। शेप्स बनाने को तो नहीं आएंगे आपको मे बी। तो ये है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो देखो जो भी स्क्वायर वाली है उसमें जो लॉब्स गए हैं वो ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर घूमे हैं, इनके बीच में बिटवीन द एक्सिस है, ठीक है। तो ये शेप्स है, डिटेल में हमने थ्योरी क्लासेस में डिस्कस करा है। तो इसके नेम के बारे में बता देती हूँ आपको कि इसके नेम को डबल डम्बल भी बोला जाता है, डबल डम्बल, या फिर क्लोव्स, जैसे लॉन्ग होता है उसकी लीव्स की तरह, उसकी लीव्स की तरह। और जो ये वाला है, ये वाला इसको बोला जाता है डोनट की तरह, ठीक है, इसकी डोनट की तरह है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है शेप्स के ऊपर आप, राइट। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो चैप्टर था उसमें जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब ना इसमें ना, वैसे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है ना, इसमें बुक भी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको, तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है। देखो मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, जब मैं आपको क्वेश्चंस लेके आऊंगी ना, वहाँ पे जो वो 1-2 क्वेश्चन आया तो उसके बारे में आपको बता दूंगी। यहाँ पे तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर अगर मैं उसको समझाने लग जाऊंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, कौन कौन से ट्रेंड है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता चुकी हूँ, बाकी डिटेल में बताएंगे। दिस चैप्टर इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो ये चैप्टर है इसको भी छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि यहाँ से भी जो क्वेश्चंस है वो पक्का पक्का आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर को ऐसा कभी मत छोड़ना, सोचना कि मैं छोड़ दूँ, पक्का क्वेश्चन आएंगे। देखो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आपको बताया था, ऐसे देखिए यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व करते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, इनमें होती है अट्रैक्शन, राइट। सबसे पहले आता है हमारे पास साइज की बात, ठीक है। ये होगा हमारे पास, इस तरफ को बोलते हैं हम अलोंग द पीरियड चल रहे, पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, अलोंग द पीरियड चल रहे हैं, ठीक है। और ये होगा हमारे पास डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, डाउन द ग्रुप ऐसे, ठीक है। कोई एक ग्रुप एलिमेंट जो फर्स्ट है उसके एलिमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड देन फ्रेंशियम। छूटा कोई? हाँ यही थे, ठीक है। अब हमें बताना है सबसे पहले साइज की बात। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब आप इस तरफ, इस अलोंग द पीरियड को ना वो लेफ्ट टू राइट भी लिख देते हैं, कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ये तो डाउन द ग्रुप हो गया ना, डाउन द ग्रुप मतलब नीचे की तरफ चल रहे हो, तो वो पूछते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब ध्यान से देखना है इस चीज को, ठीक है। लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है। इसके बाद इसका 11 और इसका आ जाता है 18, ऐसे नीचे की तरफ चलते हैं। 3 है ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, देखो 1s2 2s1, इसकी क्या आ जाएगी 1s2 2s2 2p6, ऐसे करके 3s1, इसकी आ जाएगी 4s1, इसकी आ जाएगी 5s1, इसकी आ जाएगी 6s1 और इसकी आ जाएगी 7s1। तो सबसे पहले लिथियम को देखो, ठीक है, इसकी क्या है 1s1, देखो इसमें एक शेल, अब इसमें क्या हो गया, इसमें 2 शेल आ चुके हैं, इसमें सोडियम में 3 शेल आ चुके हैं, उसके नीचे पोटाशियम में 4 शेल आ रही है।
तो आप क्या देख रहे हो कि जब हम डाउन द ग्रुप चल रहे हैं तो साइज क्या कर रहा है, साइज क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज। साइज क्या कर रहा है हमारा, इंक्रीज। बस ये चीज समझनी है। इसके आगे जितने भी ट्रेंड आप इजीली लगा लोगे, बट उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है, राइट। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है। अब आपने एक चीज में अपना पैटर्न देख लिया कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है, तो जब आप अलोंग द पीरियड जाओगे तो हमारा साइज जो है वो डिक्रीज करेगा। साइज क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द साइज जो है एटम का वो क्या करता है, डिक्रीज। क्योंकि हमें ये वाला याद है, ये इंक्रीज करता है। जो भी ट्रेंड डाउन द ग्रुप होगा वो अलोंग द पीरियड उसका बिल्कुल उल्टा है। अगर यहाँ इंक्रीज है तो यहाँ डिक्रीज होगा, अगर यहाँ डिक्रीज है तो यहाँ पे इंक्रीज होगा। आपके पास कोई भी जो भी ट्रेंड है आपके पास, क्या बोला मैंने, जो डाउन द ग्रुप चलेगा, ठीक है, जो भी डाउन द ग्रुप चलेगा हमारे पास, तो वो उसका अलोंग द पीरियड में बिल्कुल उल्टा होगा। ठीक है, अब ये चीज आपने समझ ली होगी। ठीक है, तो साइज के बारे में आपको पता चल गया, पहला फैक्टर। अब आता है आपके पास दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर कौन सा है, आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, ठीक है, सिंपल इन टर्म्स में आप याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो आपको इंथैल्पी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए। अब आप खुद ध्यान से मेरे को बताओगे, एक एटम ये है और एक एटम ये है, यहाँ पे बड़ा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बड़ा इलेक्ट्रॉन, इनमें भी है अट्रैक्शन और इसमें भी है अट्रैक्शन। कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, सोच के देखना जरा। ठीक है, वीडियो को पॉज करना, सोच के देखना। अगर आपने ये चीज सोच ली ना, आगे जितने भी ट्रेंड्स है उसको इजीली आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, साइज छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को इजिली जो है वो रिमूव करवाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव करवाया जा सकता है। तो इजिली रिमूव करवाया जा, छोटा साइज, विच मीन्स की जो साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई हमारे पास आयनाइजेशन इंथैल्पी के। जो साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई आयनाइजेशन इंथैल्पी के, विच मीन जितना बड़ा साइज होगा आयनाइजेशन इंथैल्पी उतनी कम होगी, जितना साइज छोटा होगा उतनी आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होगी। ये चीज समझ में आ गया। अब आ जाओ यहाँ पे, डाउन द ग्रुप साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो अगर साइज इंक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज। मतलब नीचे की तरफ आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, और जब हम इस तरफ चल रहे हैं, यहाँ पे साइज डिक्रीज कर रहे हैं, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज। ठीक है, अब आपके पास ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 है और इस तरफ है ग्रुप नंबर 18। ये ग्रुप नंबर 1 है, ये नंबर है ग्रुप नंबर 18। तो अगर कोई पूछे सबसे कम आयनाइजेशन इंथैल्पी कौन से ग्रुप की है, क्योंकि इस तरफ को जब हम ग्रुप वाइज चलेंगे तो इसकी तो बढ़ेगी क्योंकि इस तरफ को इंक्रीज करती हैं। तो सबसे कम किसकी है, ग्रुप नंबर 1 की, जिसको क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल्स। तो ये भी पूछते हैं वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, ग्रुप नंबर 18, जो कि हमारे पास नोबल गैसेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दैट की गेन करने वाली, हम ऐसे सोचते हैं। ठीक है, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ ना उस टाइम रिलीज जो हुई, how easily electron should be added, how easily electron should be added, कि जितना इजीली हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे उतनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो एक साइज छोटा है एक बड़ा है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ने आना है, जहां पे इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव ज्यादा मिलेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज जल्दी मिलेगा वहां पे वो इजीली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ साइज छोटा है, यहाँ साइज बड़ा है, यहाँ पे जल्दी मिलेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज के। तो अगर साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका ट्रेंड भी सेम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी अलोंग द पीरियड। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है दैट की जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, वो किसकी होती है, क्लोरीन की। किसकी होती है, क्लोरीन की। फ्लोरीन की नहीं होती है, एक्सेप्शन होता है क्योंकि रिपल्शन आ जाती है, तो उतनी ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है,
इसी तरह अगर ऑक्सीजन और सल्फर में कोई पूछे कि ऑक्सीजन और सल्फर में बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम होगी, क्योंकि एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। लाइक फ्लोरीन और क्लोरीन, तो अगर क्लोरीन की है तो इसमें भी सल्फर की है, तो यही दो ग्रुप्स में है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, राइट। उसके बाद हम थर्ड ट्रेंड्स के ऊपर चलते हैं, ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड तो हो गया ना हमारे पास, फोर्थ आया, तो फोर्थ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फोर्थ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जो एक कोवलेंट बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, अपनी तरफ खींचना। तो जिसका साइज छोटा होगा वही अपनी तरफ खींच पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो इसमें भी सेम ही ट्रेंड चलेगा, सेम ही चलेगा। तो विच मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे की तरफ डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ इंक्रीज करेगी। और अगर कोई हाईएस्ट पूछे तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हमारे पास फ्लोरीन की, और हाईएस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फोन से याद रख सकते हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रेंड्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनको आप बिल्कुल भी छोड़ने का रिस्क जो है वो नहीं ले सकते हो। ठीक है, इसको छोड़ने का रिस्क जो है वो बिल्कुल भी आप नहीं ले सकते हो, इनको तो आपको अच्छे से करना है। एक और क्वेश्चन ये आता है कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन को क्या इजीली डोनेट कर सकते हैं हम, मतलब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, देखो लेफ्ट टू राइट साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज, मतलब ये बड़ा, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, निकालना है, तो निकालना डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा, क्यों हो जाएगा डिफिकल्ट, क्योंकि इस तरफ साइज छोटा होगा, साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन लूज एबिलिटी है वो भी डिक्रीज करती है, तो ये भी कई बार वो पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करना विच मीन्स वो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, लूज करना आयनाइजेशन एंथैल्पी है। तो इस तरफ को आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करती है, इंक्रीज करती है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, और अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, क्लोरीन की, और कौन से ग्रुप की, तो ये हैलोजन ग्रुप है। और जो हमारे पास नोबल गैसेस है उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकते हैं, वो पहले ही स्टेबल है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है दैट कि वो कौन सा ग्रुप है कि जिसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होती है आपके पास। ठीक है, तो ये था हमारे पास ट्रेंड्स के बारे में। तो इसमें एक और ट्रेंड मैं ऐड कर सकती हूँ, दिस इज योर मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, उसके ऊपर बहुत रेयर क्वेश्चन आया, बट जस्ट बता देती हूँ मैं, क्योंकि कई बार नहीं पता चलता है। वैसे भी हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं एजुकेशन वाले, उनका बिल्कुल नहीं पता चलता है। ऐसे ऐसे सिलेबस दे रहे हैं टीजीटी के लिए ना, आप लोग देख के हिल जाओगे कि ये क्या आ गया हमारे पास। नंबर 4, नंबर 5 जितना भी था, मेटेलिक कैरेक्टर। क्या हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर, तो इसके लिए आपको किसी मेटल को उठाना पड़ेगा, सोडियम। तो सोडियम इज एटॉमिक नंबर 11। नियर बाय नोबल गैस कौन सी है इसकी, 10। नियर बाय नोबल गैस कौन सी है, 10। तो 10 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लूज, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा। तो मतलब मेटल्स क्या करती है, मेटल्स अंडरगोइंग इलेक्ट्रॉन लूजिंग। ठीक है, तो मतलब जो जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो उतना ज्यादा मेटेलिक होगा। तो हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, तो साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी हो जाएगा, विच मीन्स कि जो मेटेलिक करेक्टर है वो इस तरफ इंक्रीज करेगा और इस तरफ मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज कर जाएगा, और नॉन मेटेलिक इसका उल्टा हो जाएगा। नॉन मेटेलिक करेक्टर नीचे की तरफ डिक्रीज करेगा, उस तरफ इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सारी नॉन मेटल उस तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल में से यही सारा जो था वो इंपॉर्टेंट था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि आपका केमिकल बॉन्डिंग, ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसको भी आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, वो बेसिक है, क्योंकि अगर वो समझ में नहीं आ रही है तो आगे के जो ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, वो मुश्किल लगता है आपको। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड।
तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें हम सबसे पहले सिंपल मैं सीधा बॉन्ड के ऊपर आ रही हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी। डिटेलिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख सकते हो। ठीक है, 3 तरह के बॉन्ड होते हैं हमारे पास, कोवलेंट, आयनिक एंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, कौन सा? कोऑर्डिनेट। अब ये कोवलेंट बॉन्ड कौन सा है हमारे पास? जो कोवलेंट बॉन्ड है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और जो कोऑर्डिनेट है ऑल्सो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और जो आयनिक बॉन्ड है इसमें क्या हो जाती है? कंप्लीट ट्रांसफेरेंस। इसमें क्या हो जाती है? कंप्लीट ट्रांसफेरेंस। ठीक है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो है या तो गेन हो जाते हैं या फिर लूज हो जाते हैं। तो आयंस बनते हैं, तो आयंस की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये जनरली ग्रुप नंबर, इसको आप याद रख सकते हो कि ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के जो एलिमेंट है वो हमारे पास बनाते हैं ऑक्सीजन एंड ग्रुप नंबर 17 के साथ बॉन्ड। जैसे हमारे पास है NaCl, NaCl ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड होगा। MgO, ठीक है, दिस इज ऑल्सो हमारे पास आयनिक बॉन्ड। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, आयनिक बॉन्ड कौन कौन से एलिमेंट? ग्रुप नंबर 1 और 2 के ऑक्सीजन के साथ और ग्रुप नंबर 17 के सारे एलिमेंट्स के साथ। ही कैसे बॉन्ड बनाते हैं हमारे पास? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि ये जो ग्रुप नंबर 1 है, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है लो और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है हाई, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। तो ये लूज करते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये गेन करते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से बॉन्ड बनता है। एंड दिस बॉन्ड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें, ये बहुत ही हार्ड होते हैं आयनिक बॉन्ड, और इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और अगर हम बोलें दैट ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है? कंडक्ट करते हैं ना लिक्विड और मोल्टन स्टेट। ठीक है, अब ये कोवलेंट वाला जो है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मतलब हमारे पास है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपके पास 6, दूसरे ऑक्सीजन के भी है 6। तो हर कोई अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो ये बोलता है तू 2 इलेक्ट्रॉन मेरे से ले ले, मेरे को भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये शेयरिंग रीजन में 2-2 ऐसे शेयरिंग से। तो जब इक्वल शेयरिंग होती है, मतलब जितना एक एटम दे रहा है उतना ही 2 एटम दूसरा एटम भी दे रहा है, उसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या इक्वल मतलब शेयरिंग है, बट अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग का मतलब है कि अनइक्वल या फिर डोनेटेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम, कि एक ही टाइप के एटम जो है वो डोनेट करते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ये जो बॉन्ड है वो किस किस में प्रेजेंस होता है? अमोनियम क्लोराइड में, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड में, पोटाशियम नाइट्रेट में, एक और था जस्ट लिखे थे ना ये, और एक है हमारे पास कॉपर सल्फेट में, एक इसमें है कॉपर सल्फेट में। तो ये ऐसे कंपाउंड है कि इसमें आयनिक, ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो कौन से कंपाउंड है जिसमें आयनिक बॉन्ड भी है, कोवलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड भी है। ये तीनों कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें तीनों टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, आयनिक भी, कोवलेंट भी एंड कोऑर्डिनेट्स भी। तो एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ ये वाला था उस ऑप्शन में, तो अमोनियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट, इसको आपने याद कर लेना है। ठीक है, वैलेंसी के बारे में आपको पता होगा तो वो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ, वो आप अगर जाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो उसको देख सकते हो आप। ठीक है, अब मेन आते हैं हम अपने ज्योमेट्रीज के ऊपर। नेक्स्ट है ज्योमेट्रीज वाला, जो ज्योमेट्रीज वाला पार्ट। ठीक है, आपको पता होगा कि कौन से कोऑर्डिनेशन पे कौन सी ज्योमेट्री है, तो वो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, नहीं पता है तो प्लीज वीडियो पे विजिट कीजिए, वहां से देखिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बताऊंगी। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर हाफ ऑफ, यहाँ पे आता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, प्लस में
अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फ्लोरीन प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है या आयोडीन प्रेजेंट है, सिर्फ ये प्रेजेंट है तो ये ऐड होंगे। इनके अलावा कुछ भी और प्रेजेंट है तो वो ऐड नहीं होगा हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल है BCl3 एंड CO2, ठीक है, दोनों में निकालते हैं तो BCl3 हाफ, बोरोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 13 ग्रुप में आता है तो 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन लगे हुए हैं तो ऐड होंगे 3, 3 3 6 अपॉन में 2 तो 3 आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर ना। 3 पे होती है ट्रायगोनल प्लेनर ऐसी ज्योमेट्री, ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर। उसके बाद है CO2 हाफ हो जाएगा, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, ऑक्सीजन है उसको ऐड नहीं करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 अपॉन में 2 करके 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। 2 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है लीनियर ज्योमेट्री हमारे पास, ठीक है। ये आपकी रिवीजन क्लास है, नॉट अ थ्योरी क्लास की, उसमें जिसमें आपको हर एक चीज को डिटेल में बताया जाए, स्लो बताया जाए। तो ऐसा करती रहूंगी तो सिलेबस हो गया 5-10 घंटे की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब लेट्स से आपको ये क्वेश्चन आया इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताओ। NH4 पॉजिटिव, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाफ आ गया आपके पास। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और हाइड्रोजन लगा हुआ है, कितने लगे हुए 4। अब प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम माइनस कर देंगे 1, 5 और 4 हो गया 9, 9 माइनस 1 कितना आ गया 8, 8 अपॉन में 2 करेंगे कितना आ जाएगा 4, तो 4 पे होती है टेट्राहेड्रल शेप लाइक दिस, टेट्राहेड्रल शेप यहाँ पे, और बीच में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगी ऐसे। इन केस किसी पे होता है नेगेटिव चार्ज, लाइक आपके पास है कार्बोनेट, ये इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये भी ऐसे आ जाएगा हाफ। कार्बन पे होते हैं 4, ऑक्सीजन तो ऐड नहीं होंगे, 2 नेगेटिव है मतलब 2 गेन करे हुए हैं 6, 6 अपॉन में 2 करके कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 मतलब कि ये वाली प्लेनर होगी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O एक पे नेगेटिव, यहाँ पे दूसरे O पे नेगेटिव, इन पे भी नेगेटिव आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेजोनेंस के ऊपर है। तो ऐसे करके आप किसी भी ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी ज्योमेट्री आपके पास हो उसको आप इस कोऑर्डिनेशन नंबर से फाइंड आउट कर सकते हो, ये हमने डिटेल में करा हुआ है, ठीक है। अब बारी आती है लाइक आपके पास है बॉन्ड एंगल, सारा ये सारी चीजें करी है, मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। इफ यू वांट अ रिवीजन नोट्स, ठीक है, अगर आपको रिवीजन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, तो आपको बता दिया जाएगा क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे आप उनको बाय कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बताने जा रही थी डेट आपके पास है वाटर, ठीक है, वाटर आ गया, या फिर आपके पास NH3 आ गया, आपके पास ClF3 आ गया, इनको करना हो, ठीक है। वाटर, ऑक्सीजन इज अ सेंट्रल एटम, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है, 8 अपॉन में 2 करके आ गया 4। नेक्स्ट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 3, इसका निकाल देते हैं हाफ। क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 एंड 3 करके कितना आ गया 10 अपॉन में 2 करके आ गया 5, राइट। अब यहाँ पे 4 आया है तो 4 आया है तो टेट्राहेड्रल बनाओ ऐसे करके, टेट्राहेड्रल तो 2 ही हाइड्रोजन है, बाकी 2 पे क्या आ जाएगा लोन पेयर। तो जब भी ऐसे किसी के ऊपर लोन पेयर आता है तो ज्योमेट्री की बात नहीं की जाती है, तो बात की जाती है शेप की। किसकी बात की जाती है, शेप की। तो इसकी शेप है वी शेप, वी शेप बोलते हैं, बैंड शेप बोलते हैं, एंगुलर बोलते हैं, जो भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसकी करेंगे, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, 4 आएगा तो ऐसे 3 पे लगे हैं H, एक पे आ जाएगा लोन पेयर, तो इसकी शेप का नाम आता है पिरामिडल, इसकी शेप का नाम आता है पिरामिडल। तो इसको सबको हमने डिटेल में डिस्कस करा है। यहाँ पे ClF3 5 आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का मतलब होता है TBP शेप, ये रही TBP शेप। उसके बाद 3 लगे हुए हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा हमारे पास ऐसे 3, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। तो जब भी लोन पेयर है उसको छुपा दो, ये क्या बना T, तो ये कैसी शेप हुई T शेप, कैसी शेप हुई T शेप, ठीक है। तो ये शेप्स का डिटेल में बताया गया आपको, तो ये आप देख सकते हो वहां पे। अब एक बात आती है कि आपको बताना है दैट द गिवन कंपाउंड इज पोलर एंड नॉन पोलर, वो इसी के बेसिस पे आप बता सकते हो, क्योंकि ज्यादा ज्योमेट्री के ऊपर कम क्वेश्चन आते हैं, ये पोलर नॉन पोलर के क्वेश्चन वो डाल देते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि कंपाउंड पोलर है या फिर नॉन पोलर है, मतलब उसमें पोलैरिटी होगी या नहीं होगी। पोलर, पोलर जिसकी ज्योमेट्री होगी रेगुलर, रेगुलर ज्योमेट्री होगी, ठीक है। कैसी ज्योमेट्री होगी, रेगुलर मींस नो लोन पेयर, कि कोई लोन पेयर नहीं है। अब इन तीनों स्ट्रक्चर्स को देखो, इन तीनों स्ट्रक्चर को, लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, विच मीन दिस 3 आर अ नॉन पोलर, क्योंकि जिसके ऊपर लोन पेयर आ जाएंगे वो नॉन पोलर हो जाएंगे, जिसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होगा। जैसे मैंने BCl3 निकाला था, BCl3 का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 3, तो यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, तो ये रेगुलर ज्योमेट्री है। तो रेगुलर ज्योमेट्री है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये उल्टा बोल रही हूँ मैं, उल्टा बोल रही हूँ, उल्टा उल्टा यहाँ आएगा रेगुलर ज्योमेट्री, ये होगा नो लोन पेयर। N4
नॉन पोलर और N4 ही नो लोन पेयर, तो ये नॉन पोलर है, बाकी ये तीनों हमारे पोलर हुए, ये तीनों क्या हुए हमारे पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, इसके ऊपर भी आता है, पोलर भी आ जाता है, या वो पूछ लेते हैं किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, तो जो भी नॉन पोलर होते हैं उनका डायपोल मोमेंट भी जीरो होता है। तो ये नॉन पोलर है, इसका डायपोल मोमेंट किसके इक्वल होगा, जीरो होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये। ठीक है, ओके अभी मेरे को बताना है एमओटी के बारे में। एंड ओके 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 एक्चुअली मैंने ना सारे टॉपिक्स ना कंबाइन करके लिखे हैं, दैट कि मैं कोई छोड़ ना दूँ ना, जो मैंने रिवीजन नोट्स बनाए हैं तो उसी में से आपकी क्लास ली जा रही है, क्योंकि इतना सारा इकट्ठा करवाना तो कई बार क्या हो जाता है कि कुछ एक टॉपिक छूट जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ दैट कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटे ना, तो उसके लिए एक मैंने पूरी थ्योरी वो बनाई थी, अपना टेबल टाइप ना, इंडेक्स बोलते हैं जिसको, तो उसी में से देख रही हूँ दैट कि कोई छूटा तो नहीं इस चैप्टर में से, हमारे पास भी नहीं छूटा हमारे पास। ठीक है तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीजें। ठीक है कि इनको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है आपको। देखो इसमें एक छोटा सा टॉपिक ये भी बचता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड को हम ऐसे डोनेट करते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा एस फॉर स्ट्रॉन्ग, कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर, तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग है, पाई बॉन्ड वीक होता है। ठीक है, सिग्मा में हमारे पास जो ओवरलैपिंग होती है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। कैसी ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन। अब ये हेड ऑन कहाँ से आ गया, मतलब शेप्स थी ऐसे पी वाली शेप, तो ऐसे ये देखो यहाँ हेड हेड ओवरलैप करे सिग्मा बॉन्ड, या फिर जो एस ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैप करवाए हम ऐसे, ये भी क्या बन गया देखो सिग्मा बॉन्ड। तो जो एस ऑर्बिटल है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड जो है उसमें क्या होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग, उसमें क्या होगी साइडवेज। साइडवेज कैसे, ऐसे, ये ऐसे, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, यहाँ से क्या बनेगा, एक ही पाई बॉन्ड है, मतलब ये दो रीजन आ जाते हैं। तो ये इसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग है, इसमें क्या है हमारे पास साइडवेज ओवरलैपिंग है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वीक बॉन्ड है, इसमें एक ही ओवरलैपिंग रीजन है, इसमें दो ओवरलैपिंग रीजन है। और जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, एस फॉर ऑर्बिटल, एस फॉर एस ऑर्बिटल, एस फॉर सिग्मा, वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा एस ऑर्बिटल, कभी भी पी की फॉर्मेशन में, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में नहीं जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो पी ऑर्बिटल होता है ना, पी ऑर्बिटल एक ऐसा होता है ना जो ये वाला होता है, ये बना देगा सिग्मा, बाकी इसमें दो क्या होते हैं, पाई, एक सिग्मा, क्योंकि इसमें भी साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, और जो ऐसा टेढ़ा होता है जेड ऑर्बिटल ऐसे, इसमें भी साइडवेज होगी। जो ये बचता है ये हमारा हेड ऑन में चला जाएगा, तो एक सिग्मा दो पाई बनाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसमें है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आपकी। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें इसके क्वेश्चन बहुत देखने को मिले हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ठीक है, किसके, दैट बॉन्ड ऑर्डर के, आपके पास O2 है, N2 है, O2 पॉजिटिव कर देंगे वो, O2 नेगेटिव कर देंगे वो, N2 पॉजिटिव कर देंगे वो, N2 नेगेटिव कर देंगे। देखो O2 N2 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है हाउ मेनी बॉन्ड प्रेजेंट, इनका तो हमें पता है, इसमें 2 होते हैं, इस पे कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए एक पूरा प्रॉपर मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है, अगर आपने देखा होगा ऐसे करके एक डायग्राम होता है, ऐसे फिर ऐसे करके ऐसा सारा डायग्राम होता है। ठीक है, तो वो डायग्राम कैसे बनता है उसको लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया आपको, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल वाला मेडिकल वालों ने बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, उनको इसमें से क्वेश्चन जरूर 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 देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट जो है मोल कॉन्सेप्ट, ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। देखो मैंने सोचा था दैट कि आपको एक ही वीडियो में फुल सिलेबस करवा दूं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा एग्जाम, उसका एक सब्जेक्ट
एक ही वीडियो में कवर करना नॉट पॉसिबल। मैंने सोचा था दैट, वैसे मेरे को पता था कि एक वीडियो में कर पाना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अभी अभी तक की मैं बात करूँ 1.5 घंटे के आसपास आपकी वीडियो बन चुकी है, ठीक है। तो तो अभी बहुत सारे चैप्टर पड़े हुए हैं, तो एक ही उसमें करवाती रहूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं ट्राई करूँगी दूसरे, ट्राई नहीं मतलब पक्का पक्का आपको कि दैट दूसरे उसमें आपको जो जितने भी बाकी के चैप्टर बचते हैं उसको मैं दूसरी वीडियो में करवाऊँगी, ठीक है। पर मैं मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे करवाने वाली हूँ आपको। देखो, मोल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज द पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपका एचपी टेट एग्जाम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट, जो मोल है वो यूनिट है हमारे पास किसकी, क्वांटिटी ऑफ मैटर की। किसकी यूनिट है ये, क्वांटिटी ऑफ मैटर की। कैसे हम मैटर को मेजर करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मैटर की हमारे पास क्या है, ये एक यूनिट है, ठीक है। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स होती है उसी में से एक यूनिट है। दैट की जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे 1 डजन होता है उसमें बोलते हैं हम 12 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। एक जो डजन है उसमें 12 यूनिट्स होती है। अगर अभी हमारे पास कोई बोले 1 मोल, तो उसमें कितनी यूनिट्स होती हैं, तो वो हम सारा देखेंगे कि जो मोल है वो मास के साथ कैसे रिलेट करता है, वॉल्यूम के साथ कैसे रिलेट करता है, यूनिट्स के साथ कैसे रिलेट करता है। इन तीनों चीज़ों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, दैट की जो मोल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो ये मोल कॉन्सेप्ट है यूनिट्स के साथ, मतलब नंबर्स, एटम्स, नंबर ऑफ एटम हो सकता है, नंबर ऑफ कंपाउंड्स हो सकता है, नंबर ऑफ आयन्स हो सकता है, उनके साथ ये कैसे रिलेट करता है, मास के साथ कैसे रिलेट करता है, वॉल्यूम के साथ। ये तीनों चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई ना, फिर मोल कॉन्सेप्ट का कोई कैसा भी जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आप इजिली सॉल्व कर लोगे उसको, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, जैसे मैंने बोला दैट 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट। सिमिलरली 1 मोल, अगर हम बात करें 1 मोल की, तो 1 मोल इज इक्वल टू में 6 पॉइंट में 022 इंटू में 10⁻23 यूनिट्स। यूनिट्स मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि इतने यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब है यहाँ पे एटम, अगर एटम की बात होगी तो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल की बात होगी तो मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस की बात होगी तो आयंस की बात होगी हमारे पास। मतलब जो भी हमें गिवन होगा, जिसका भी 1 मोल होगा उसकी इतनी यूनिट्स होंगी। मतलब अगर आप किसी का भी 1 मोल लेते हो तो उसमें इतनी यूनिट्स होती हैं। मतलब किसी का 1 मोल लिया तो जो छोटे छोटे, जैसे आपने एक कंटेनर में किसी का 1 मोल लिया तो उसमें इतने यूनिट्स होंगे, ऐसे ऐसे करके 6.022 इंटू में 10⁻23। सो हाउ बिगर दिस यूनिट है ना, कितनी बड़ी है यूनिट। तो हमारे पास हम बोल सकते हैं दैट की, जैसे हम बोलते हैं 1 डजन में 12 यूनिट्स होती है, तो 1 मोल में इतनी ज़्यादा यूनिट्स होती है। किसी का भी 1 मोल लो तो उसकी जो यूनिट्स होंगी वो इस इतनी होंगी। अब अगर हम जैसे, क्योंकि हमारे पास तो आयंस भी है, मॉलिक्यूल्स भी है, एटम्स भी है, तो अगर 1 मोल सबका ही सेम है तो कैसे हम किसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट्स के बेस पे सबका मोल, नंबर ऑफ मोल्स जो है सेम है। बट अगर ये है यूनिट्स के बेस पे, ठीक है, तो ये जो मैंने बताया यूनिट्स के बेस पे, अब हमने 1 मोल को डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ मास, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मास। तो अगर हम मास के बेसिस पे करें, किसी का भी जो 1 मोल होता है वो उसके मोलर मास के इक्वल होता है, वो उसके मोलर मास के इक्वल होता है। देखो, ये कॉन्सेप्ट के लिए को भी मैं बोल सकती थी कि दैट आप पीछे वाली वीडियोस को देख के कर सकते हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि छोटी सी चीज़ें अगर ये आप यहाँ पे भी समझ लोगे तो हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि कई चीज़ें, कई टॉपिक ऐसे हैं कि वो छोटे हैं, उसको मैं करवा सकती हूँ दोबारा से। अभी केमिकल बॉन्डिंग इतना बड़ा चैप्टर है, इसको अगर मैं ऐसे डिटेल में करवाने लगती हूँ बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। मोलर मास, जैसे किसी का 1 मोल आपको बोला गया हो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल, तो इसका मोलर मास निकाल लेंगे। इसमें क्या क्या है, एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है आपके पास। तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर इज 6, 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 16 हो जाएगा। तो 2 है तो कितना हो जाएगा 32, प्लस करेंगे 44। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उसके मास की टर्म में बात की जाए, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल। तो मास की टर्म में ये होगा। अब सभी का मास अलग अलग होता है, तो यहाँ से 1 मोल अलग हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब वॉल्यूम की टर्म में 1 मोल, अब वॉल्यूम की टर्म में 1 मोल, वॉल्यूम की टर्म में तो वॉल्यूम की टर्म में होता है हमारे पास 22.4 लीटर, ठीक है। किसी के भी 1 मोल ले, हम किसी भी गैस की बात करें जनरली, तो उसका जो 1 मोल होता है एट STP, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमारे पास जो उसकी वॉल्यूम 1 मोल होता है वो 22.4 लीटर के इक्वल होता है,
ठीक है, 22 पॉइंट में 4 लीटर के इक्वल होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाली हूँ, इतने इजी वे से आपको कहीं पे भी नहीं नंबर ऑफ मोल्स का मिलेगा, अदरवाइज नंबर ऑफ मोल्स को सॉल्व करना डिफिकल्ट चला जाता है। अब आप देखोगे क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, कभी वो मास देते हैं, कभी वो यूनिट्स देते हैं, कभी वो हमारे पास वॉल्यूम देते हैं, और इस नंबर को ये पता होगा वैसे, चलो मैं बता देती हूँ, एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस नंबर को? एवोगैड्रो नंबर भी बोला जाता है इस नंबर को, ठीक है। तो अब अगर आपको क्वेश्चन में ये दे रखा हो कि किसी भी एटम के जैसे आपको दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंपाउंड है आपके पास, उसमें जो है आपके पास उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो है आपके पास लाइक ऐसे दे दिया कुछ भी 18,000 मॉलिक्यूल्स है, तो बताओ उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, क्योंकि आपको यूनिट्स के बारे में बताया गया है, यूनिट्स के बारे में, यूनिट मतलब यूनिट इन द सेंस कि उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला एन से डोनेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला रहेगा गिवन यूनिट्स, मतलब आपको मॉलिक्यूल्स एटम जो भी दे रखा है अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। क्या करोगे आप? अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। जैसे मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड के 18,000 यूनिट्स दे रखी हैं, तो 18,000 मतलब 18 इंटू में 10⁻³ एवोगैड्रो नंबर इज अप्रोक्सीमेटली 6 मान लेती हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻23। तो 6 1 6 3 कट गया, ये 3 आ गया, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बेस सेम है, बीच में डिवाइड है तो पावर्स हो जाएंगी माइनस, तो माइनस का 20 ये हो जाएगा हमारे पास 1 मोल। तो 1 मोल में मतलब इसका नहीं, जो इसमें नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नॉट अ 1 मोल, मतलब जो इसमें नंबर ऑफ मोल्स होंगे एन नंबर ऑफ मोल्स, वो कितने होंगे? इतने मोल, इतने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर दिए। अब हमारे पास जैसे ये है, आपको मोलर मास दे रखा हो, तब आपको एन निकालना हो, तब आपको एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो आप क्या करोगे? सेम, क्योंकि मास की बात की गई है तो जो गिवन मास होगा अपॉन में आप मोलर मास कर दोगे, अपॉन में क्या कर दोगे? मोलर मास। जैसे यही बताया गया है कि 88 ग्राम ऑफ वो है कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका मोलर मास है 42, तो कितना आ जाएगा? 2 मोल। तो मतलब 88 ग्राम में कितने मोल प्रेजेंट है आपके? 2 मोल। अब आती है वॉल्यूम की बात, कि अगर आपको वॉल्यूम दे रखे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो कैसे निकलेगा? गिवन वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम दे रखी होगी, गिवन वॉल्यूम अपॉन में मोलर वॉल्यूम, अपॉन में नहीं, मोलर वॉल्यूम नहीं, सॉरी, यही 22 पॉइंट में 24, 22 पॉइंट में 22 पॉइंट में 4, 24 नहीं 22 पॉइंट में 4। जैसे आपको दे दिया हो कि एक हीलियम गैस है, आपके पास हीलियम गैस है 2.4 लीटर, उसके मास के बारे में भी बोल दिया, तो वो बोले कि इसमें बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल, तो कुछ भी देते रहे साथ में, बस आपको 2. जैसे ऐसे दे दिया 2.24 ऐसे दे दिया है ना, इतने लीटर है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या रहेगा? गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22 पॉइंट में 4। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 224 अपॉन में 100, मेन डिवाइड ऐसे ही, ये आ जाएगा 224 अपॉन में 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 224 अपॉन में 100 एज इट इज, इस डिवाइड की क्या बन जाएगी? मल्टीप्लाई, 10 आ जाएगा ऊपर, 224, 224 से 224 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1 अपॉन में 10 बचा, विच मीन्स 0 पॉइंट में 1 मोल प्रेजेंट होंगे ऐसे। तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ पहचानना है आपको दिया गया क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगा दोगे। इतना सिंपल वे में आपको मोल कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भी पहले बहुत सारे अलग अलग तरीकों से मोल कॉन्सेप्ट को सॉल्व करती थी, बट जैसे जैसे हम आगे आगे एडवांस में जाते हैं तो हर एक चीज़ को ईजी वे में करने की ट्राई करते हैं, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मोल कॉन्सेप्ट को भी छोड़ नहीं सकते हो, इसका भी पक्का पक्का क्वेश्चन पेपर में हर बार देखने को मिलता है। जैसे अब है कुछ एक टर्म्स है आपके पास, जैसे है मोलैरिटी, जैसे है मोलैरिटी, एक टर्म है मोलैलिटी, और एक टर्म है नॉर्मैलिटी, और एक टर्म है मोल फ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है टर्म, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। पहले तो समझते हैं व्हाट इज मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, है ना। तो मोलैरिटी जो है ये होती है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ये सारी जो कंसंट्रेशन टर्म है ये सॉल्यूशन में हम बात करते हैं, किस में बात करते हैं, सॉल्यूशन में। तो ये आप में भी जानते होंगे कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट से मिलके बनता है, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। सॉल्यूट लाइक आपका शुगर हो गया और सॉल्वेंट हो गया आपका वाटर, इससे समझोगे तो ईजी लगेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसको याद रखना है। तो ऊपर है नंबर ऑफ मोल्स, मोल पर लीटर इसकी ऐसा यूनिट। मोलैलिटी ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इसमें किलोग्राम आ गया, यूनिट क्या आ जाएगी मोल पर किलोग्राम। नॉर्मेलिटी सेम रहेगा वही, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इसमें आएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे आ जाएगा इसकी वॉल्यूम वही इन लीटर। तो इसकी यूनिट आती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब ये मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन डिपेंड करती है हम सॉल्यूट की निकालेंगे या सॉल्वेंट की। लेट्स से ए फॉर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की निकालनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसकी ऐसे यूनिट की बात करें, ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स नीचे भी नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल अपॉन में मोल, मोल से मोल कैंसिल, तो नो यूनिट। तो विच मीन्स मोल फ्रैक्शन की, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है वो कॉन्सेंट्रेशन की वो कौन सी टर्म है जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, तो वो कौन सी टर्म है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ से ना ये आता है कि हमारे पास इन दोनों में से वो कौन सी टर्म है जिसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो ये ज़्यादा प्रेफर की जाती है मोलैलिटी ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब क्योंकि इसमें मास आ रहा है तो मास जो है वो टेम्परेचर में वेरी नहीं करता है, बट जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करती है। तो वेरिएशन शो करती है तो इनकी वैल्यू जो है वो फ्लक्चुएट करती है प्लेस टू प्लेस, बट इसमें क्या है क्योंकि मास को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है टेम्परेचर से, तो इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आया था एक बार, इसमें से कौन सी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो वो कौन सी आपकी मोलैलिटी। इवन इनके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, देखो एक मैं छोटा सा न्यूमेरिकल आपको बताती हूँ। जैसे ऐसे आ गया कि दैट मैं क्या बोलूँ अब, 3 then 16 then 140। अब ऐसे लिखा हुआ कि 18 ग्राम ऑफ NaOH है आपके पास, 18 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर। ठीक है, 250 ml ऑफ वाटर। तो बताओ इसकी मोलैलिटी क्या होगी। सबसे पहले मोलैरिटी पूछा इसने, कैपिटल एम से डोनेट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ है, वॉल्यूम लीटर में चाहिए, वो कन्वर्ट करके कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास ये रहा 18 ग्राम, अपॉन में मोलर मास कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से निकाल देंगे। इसका होगा 23, इसका होगा 16 और इसका हो जाएगा 140 आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, 2 मोल आ जाएगा। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगा, 2 मोल अपॉन में वॉल्यूम क्या है 250, ml में है तो लीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 1000 ऊपर जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 200 अपॉन में 25, तो 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 4 to the 8, यही आएगा ना, 4 to the 8, हाँ। तो 4 to the 8 मोल पर लीटर क्या आ जाएगी इसकी मोलैरिटी। सही करा मैंने क्या, ये मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी। 4 to the 8 ये आएगा ना, 0 से 0 कैंसिल करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज 250 ml, हाँ ठीक है, 8 मोल पर लीटर। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें वही है, मोल कॉन्सेप्ट है। देखो न्यूमेरिकल HP टेट में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। सबसे पहले जो जो गिवन लिखा है वो लिखो, उसके बाद क्या पूछा गया वो लिखो, उसका फॉर्मूला क्या है वो लिखो, उसके बाद देखो जो आपके पास गिवन है उस फॉर्मूले में वो क्या क्या है, जो नहीं है वो उसको देखो कैसे आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके पुट करके वैल्यू फिर आप उसको आंसर कर दोगे। कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आता है आपके पास HP टेट के एग्जाम में। ठीक है, तो ये था आपके पास मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।
नेक्स्ट हम करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो हम करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, ये आपके 9th क्लास में, उसी बेसिस के ऊपर आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सीधा आती हूँ मैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमारे पास 3 तरह की स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैशियस, ठीक है, 3 तरह की। बट जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने बोला है दैट वी हैव अ 5 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। हमारे पास 5 टाइप की होती है, एक प्लाज्मा आ जाएगी, एक कंडेंसेशन करके। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न साइंटिस्ट सजेस्ट हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ ए मैटर, तो 5 करोगे। अदरवाइज हम नॉर्मल जो मतलब एक कंडीशंस होती है उस पर 3 ही एग्जिस्ट करती है, बट मॉडर्न साइंटिस्ट ने 5 के बारे में आपको बताया है, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें क्या क्या होता है हमारे पास। सॉलिड इज अ स्ट्रॉन्ग ना, तो इसमें पार्टिकल्स जो है वो क्या है, वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड। ये चीजें आपको पता होंगी, ठीक है, वेरी वेरी क्लोजली पैक्ड। इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूर दूर हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी ज्यादा दूर दूर हो जाएगा, ठीक है, और भी ज्यादा दूर हो जाएगा। ये तो फिजिकल वाली आ गई, ठीक है। उसके बाद इसमें ना डिफ्यूजन एक टर्म आती है। डिफ्यूजन का टर्म होता है इंटरमिक्सिंग, की एक स्टेट का दूसरी स्टेट में मिक्स होना। तो इंटरमिक्सिंग आप देखोगे सॉलिड में इंटरमिक्सिंग हो सकती है, उसमें हम किसी चीज को डिसॉल्व कर सकते हैं, नो, बिकॉज इसमें स्पेस ही नहीं है। क्योंकि जब किसी चीज को किसी में मिक्स होना होता है तो उसमें स्पेस होना चाहिए, तो इसके एटम में तो स्पेस ही नहीं है, तो ये डिफ्यूजन अंडरगो नहीं करता है। लिक्विड हमारा जो है वो डिफ्यूजन अंडरगो करता है। गैसेस इज ऑल्सो अंडरगो डिफ्यूजन। इसमें फास्ट होता है बिकॉज इसका जो स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा, इसमें क्या है, कम। इसी वजह से जैसे हमारे पास क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो हमारे पास हॉट जो हमारा फूड होता है उसकी जो स्मेल है वो बहुत हमें दूर से पता चल जाती है। वो किस वजह से, दैट की जो उसके पार्टिकल्स है वो वाटर के साथ क्या हुए हैं, वेपोरेट, मतलब जैसे हीट करा वेपोरेट हुए हैं, देन वो हमारे पास एयर में जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं, तो वो हमारे तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डिफ्यूजन के बारे में। और आता है इसमें मतलब और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। दैट डेंसिटी की बात करें हम, तो इसमें डेंसिटी इसकी मैक्सिमम होगी, इसकी थोड़ी सी कम होगी, इसकी और भी कम होगी, क्योंकि डेंसिटी डिपेंड करती है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, मतलब कितने क्राउडिंग कितनी ज़्यादा। तो यहाँ पे क्राउडिंग सबसे ज़्यादा है हमारे पास सॉलिड स्टेट में, अगर हम बात करें, ठीक है, डेंसिटी होगी। अगर शेप्स की बात करें तो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इसकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, इसकी डेफिनेट मास है, वॉल्यूम है, इसकी भी है बट इसकी नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी ये चीजें। अब उसके बाद आता है टेम्परेचर, ठीक है, मतलब हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। आपको ये याद रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, ये आपको पता होगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मूविंग ऑब्जेक्ट्स में होती है। जो भी ऑब्जेक्ट्स मूव करता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जैसे हम टेम्परेचर देते हैं, इस चीज को याद रखना है, जैसे हम टेम्परेचर देंगे तो पार्टिकल्स और ज़्यादा मूव करना स्टार्ट करते हैं, विच मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। तो इन तीनों में अगर मैं पूछूं किसका जो फ्लो है वो ज़्यादा होता है, तो गैसेस का ज़्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी उसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि ये तो मूव ही नहीं कर पाते हैं, तो प्रॉपर एक शेप में है, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसे होती है हमारे पास ज़्यादा, ठीक है। ये एक चीज़ है। इसमें ना जो इम्पोर्टेंट टर्म आपको क्वेश्चन आता है, दैट सॉलिड से हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं। जब हमने सॉलिड से लिक्विड में जाना है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड वाले प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूजन। इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। लिक्विड से गैसेस वाले को बोला जाता है हमारे पास वेपराइजेशन। क्या बोला जाता है, वेपराइजेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वेपराइजेशन। फिर हम बैक भी तो आ सकते हैं, तो बैक आएंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन, और इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग, ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्रीजिंग। और एक प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसेस में, उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है क्योंकि एक्सेप्शन है। तो सब्लिमेशन कौन कौन से जो कंपाउंड है वो शो करते हैं हमारे पास, तो सब्लिमेशन शो करता है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है आपके पास, एंथ्रासीन है, उसके बाद नेफ्थलीन बोल है, ठीक है। उसके बाद एक है हमारे पास कैम्फर, कपूर होता है ना, वो इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। तो ये सब्लिमेशन है। अगर इसका बैकवर्ड प्रोसेस पूछा जाए तो वो होता है डिपोजिशन,
ठीक है, डिपोजिशन, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। अब कहीं पे भी आपको ये नाम मिल रहा है अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, कैम्फर और कुछ पूछा गया नीचे ऑप्शन में सब्लिमेशन है तो उसका आंसर सब्लिमेशन ही होगा। ये वाला टॉपिक ऑल्सो वेरी वेरी फेवरेट है एचपी टेट वालों का, ठीक है, जो ये टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा क्या है, फेवरेट है एचपी टेट वालों का। तो इन चारों में से अगर कहीं पे भी कुछ भी दिखने को मिलता है तो दैट मीन उसका आंसर सब्लिमेशन ही होगा। इसके ऊपर वो बहुत क्वेश्चन डालते हैं। और एक होता है मेल्टिंग पॉइंट, आपका फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास, ठीक है, वो आप सबको पता ही है। दैट जो एक बार ये भी क्वेश्चन आता है दैट वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट देखो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ड्यूरिंग मेल्टिंग, कि जब हमारे पास मेल्टिंग होती है ना, जिस टाइम पे मेल्टिंग होती है, नो चेंज इन टेम्परेचर, ये क्वेश्चन आता है, आया भी हुआ है। क्वेश्चन में देते हैं कि जब मेल्टिंग हो रही है, हमारे दिमाग में होता है कि जब मेल्टिंग हो रही है तो सॉलिड से लिक्विड, हम तो टेम्परेचर दे रहे हैं तो इंक्रीज करेगा, नहीं, सेम रहेगा, रिमेन सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, क्योंकि वो लेटेंट हीट में कन्वर्ट होता रहता है, उसके बाद एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, जब भी कोई चीज़ लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो रही है, जिस फिक्स पॉइंट पे वो बॉइल करना स्टार्ट करती है, लाइक वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आता है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम केल्विन में बात करें 273 पॉइंट में 15 डिग्री, सॉरी ये केल्विन में है, ये एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है। ये क्वेश्चन ना ऐसे आता है 0.14, 0.16, 0.13 ऐसे करके। तो बताओ इसमें से एग्जैक्ट कौन सा है, तो 15 वाला क्या होगा आपका एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द, सॉरी ये मेल्टिंग पॉइंट हुआ ना 273, हाँ ये मेल्टिंग हुआ, नॉट अ बॉइलिंग, क्योंकि मेल्टिंग होता है इसका 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे कैलोरीन में तो 273 पॉइंट में 15 आएगा, तो वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट हुआ, ठीक है, ये चीज़ आती है। और एक चीज़ आती है कि जो अभी अभी हाँ ये तो हो गया ना, यही है इसमें इंपॉर्टेंट, मैंने बता दिया। मेन जो है सब्लिमेशन वाला, उसको नहीं छोड़ना है, उसके ऊपर पक्का क्वेश्चन डालते हैं वो। ये तो छोटी क्लासेस वाले चैप्टर्स है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक वेपराइजेशन है, ठीक है, और एक है आपके पास ई वेपराइजेशन, एक है आपके पास ई वेपराइजेशन। क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही हैं चीज़ें, लिक्विड से गैस में। तो ये एट फिक्स्ड टेम्परेचर होती है, एट फिक्स्ड टेम्परेचर, जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। ये एट एनी पॉइंट, मेन डिफरेंस एट एनी टेम्परेचर या एट एनी पॉइंट ऑफ अ टेम्परेचर, ठीक है। तो ये होता है वेपराइजेशन। जैसे हमारे कपड़े सूख रहे हैं या हम छत पे पानी फेंक रहे हैं तो वो उसका इवेपोरेट होना, वो सारी चीज़ें क्या है हमारे पास, इवेपोरेशन, ठीक है, वो क्या है इवेपोरेशन। अब क्वेश्चन आता है कि जो इवेपोरेशन है वो क्या कॉज करता है, वो कॉज करता है कूलिंग। ये भी आता है क्वेश्चन कि इवेपोरेशन क्या कॉज करता है, हीटिंग, कूलिंग, बॉइलिंग, ये सारे ऑप्शन दे रखेंगे। तो क्या कॉज करता है, कूलिंग। इसी के ऊपर है जो हमारे परफ्यूम वाला, कि जैसे हम हाथ पे परफ्यूम रखते हैं तो हमें ठंडा ठंडा लगता है, वो क्योंकि इवेपोरेट कर जाता है। जो मटका होता है हमारे पास, अर्थन पॉट होता है, उसमें पानी ठंडा क्यों रहता है, इवेपोरेशन की वजह से। गर्मियों में हम जो है अपने समर क्लोथ पहनते हैं तो उसमें गर्मी कम क्यों लगती है, इवेपोरेशन की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर है, इवेपोरेशन के ऊपर ही बेस्ड है। बाकी इसके फैक्टर्स के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन कि किसके ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा। जैसे हम कपड़ा अगर ऐसे सुखाएं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसे सुखाएं तो कम लगेगा, ज़्यादा एरिया तो ज़्यादा। उसके बाद विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी। एक है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन आर एयर, कि एयर में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो अगर पहले से ही वाटर वेपर है तो वो इवेपोरेशन नहीं होने देगा। तो ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे पास। तो ये मैंने आपको बता दिया सारा। मतलब कोई छूटे ना, दैट्स वेपराइजेशन वगैरह, सब्लिमेशन आपको बता दिया गया है ना, वेपरेशन और उसके रीजंस, और हमारे पास फैक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं ये सारे, है ना, फैक्टर्स पढ़ लिए हैं वेपरेशंस। सो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो आज की क्लास में मतलब ये जो है इसमें मैं आपको आज में यही करवाने वाली हूँ, ठीक है। बाकी का जो बचता है, क्योंकि अब आपके पास चैप्टर एक ऑर्गेनिक के बचते हैं, नेमिंग और
उसके वाला अपना नेमिंग रिएक्शन वाला बचता है, एक जिसमें नेमिंग करते हैं, 2 चैप्टर वो बचते हैं। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड एंड बेस एंड पॉलीमर, 5 चैप्टर ये हुए। इसका एक बचता है 6, और उसके बाद छोटे छोटे से बचते हैं, मतलब मेन जो थे ज़्यादा एडवांस लेवल के थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन आपके पास खुला है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।